ये कहानी एक पतंग से शुरू होती है जो एक हलचल भरे शहर के ऊपर आज़ादी से उड़ रही है। इसी शहर में सोवन नाम की एक होनहार और जिज्ञासु 8 साल की बच्ची रहती है। अपनी कम उम्र के बावजूद वो असाधारण रूप से बुद्धिमान है। वो हर दिन अपने सबसे अच्छे दोस्त यंगसुक के साथ स्कूल जाती है। एक सुबह सोवन स्कूल के लिए तैयार होते समय अपनी माँ से अपने बाल बांधने के लिए कहती है। उसकी माँ अपने काम और घर के कामों में बहुत व्यस्त होती है, इसलिए उसके पास सोवन की मदद करने का समय नहीं होता। उसके पिता ये देखते हैं और इसके बजाय उसके बाल बांधने का फैसला करते हैं। सोवन स्कूल के लिए निकलने को तैयार होती है, लेकिन बाहर बारिश शुरू हो जाती है। उसकी माँ पूछती है कि क्या उसे स्कूल छोड़ दे। सोवन जानती है कि उसकी माँ कितनी व्यस्त है, इसलिए वो कहती है कि वो दौड़कर 3 मिनट में स्कूल पहुंच जाएगी। उसकी माँ उसे मुख्य रास्ते से जाने के लिए कहती है क्योंकि वह ज्यादा सुरक्षित है। सोवन स्कूल के लिए निकल जाती है, लेकिन उसके दोस्त पहले ही पहुंच चुके होते हैं। जब वो स्कूल की ओर चल रही होती है तो एक आदमी दूर से उसे देखता है। अगले दृश्य में जो पतंग कहानी की शुरुआत में आजादी से उड़ रही थी, वो अब गीली सड़क पर पड़ी हुई है। वो आदमी पतंग उठाता है और सोवन के पास आता है। वो उसके छाते की तारीफ करता है और कहता है कि ये बहुत सुंदर है और पूछता है कि क्या वो उसे उसके साथ साझा करना पसंद करेगी। सोवन विनम्रता से मना कर देती है और कहती है कि उसे स्कूल के लिए देर हो रही है। वो घूमती है और देखती है कि स्कूल बस थोड़ी ही दूरी पर है, लेकिन भारी बारिश के कारण स्कूल के बाहर का इलाका खाली हो चुका है। अगले दृश्य में चारों ओर अफरा तफरी का माहौल है। सोवन का छाता पूरी तरह से टूटा हुआ है। उसका बैग, जूते और सामान एक सुनसान जगह पर बिखरे पड़े हैं। वो भी वहीं है, घायल और कांप रही है। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर वो मदद के लिए अपने फोन का इस्तेमाल करती है। कुछ ही देर बाद एक एम्बुलेंस आती है और उसे अस्पताल ले जाती है। जब सोवन की माँ अस्पताल पहुंचती है तो अपनी बेटी की हालत देखकर पूरी तरह से टूट जाती है। सोवन का शरीर घावों से ढका हुआ है जो उसके साथ हुई क्रूरता की गवाही देते हैं। उस आदमी ने न केवल उस पर हमला किया था, बल्कि उसे मौत के कगार तक पीटा था। फिर भी किसी चमत्कार से सोवन अभी भी जिंदा है। डॉक्टरों ने उसके माता पिता को बताया कि उसकी जान बचाने के लिए सर्जरी जरूरी है। ऑपरेशन के बाद उन्होंने क्षति की सीमा समझाई कि सोवन को जिंदा रखने के लिए उन्हें उसकी बड़ी आंत और गुदा का बड़ा हिस्सा निकालना पड़ा और उसकी जगह कृत्रिम गुदा लगानी पड़ी। उन्होंने उसे एक ओस्टोमी बैग भी लगाया जो अब उसके मल का प्रबंधन करेगा। डॉक्टरों ने ये दिल दहला देने वाली खबर दी कि सोवन को बाकी की जिंदगी इसी स्थिति में गुजारनी पड़ेगी। त्रासदी का बोझ उसके माता पिता पर पड़ जाता है, जिससे वे अपने दुख और आगे की लंबी राह से जूझने के लिए अकेले रह जाते हैं। जब सोवन आखिरकार होश में आती है तो उसके पिता उसकी तरफ दौड़ते हैं। वो उनकी ओर देखती है और पूछती है कि क्या वो आज काम पर नहीं गए। उसका सवाल सुनकर वो अपराध बोध से भर जाते हैं, ये महसूस करते हुए कि वो उसके लिए वहां मौजूद रहने में विफल रहे। सोवन कमजोर आवाज में उनसे उस आदमी को पकड़ने के लिए कहती है जिसने उसे चोट पहुंचाई थी और बताती है कि उस आदमी ने कई जेबों वाली पैंट पहनी थी। सोवन के पिता उसे आराम करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो जिद करती है कि उसे बहुत नींद आ रही है। उसे चिंता है कि अगर वो सो गई तो जो कुछ हुआ वो सब भूल जाएगी। अंदर ही अंदर सोवन बेताब है कि उस आदमी को पकड़ा जाए, चाहे कुछ भी हो। हालांकि वह केवल 8 साल की है, उसकी समझ उसकी उम्र से कहीं ज्यादा है। कुछ ही देर बाद वो सो जाती है। उसके पिता अपने जज्बातों से लड़ते हुए खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। वो चुपचाप उसके कमरे से बाहर निकल जाते हैं। सोवन के केबिन के बाहर उसके माता पिता को सूचित किया जाता है कि पुलिस ने उनकी बेटी के दुख के लिए जिम्मेदार आदमी की पहचान कर ली है। सोवन के पिता कार्रवाई करने के लिए उत्सुकता से पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। हालांकि पुलिस अधिकारी उन्हें बताता है कि उनके पास उस आदमी को गिरफ्तार करने के लिए जरूरी सबूत नहीं है और आगे बढ़ने के लिए उन्हें सोवन के बयान की जरूरत है। जब सोवन के पिता ये बात अपनी पत्नी को बताते हैं तो वो भड़क जाती है। वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी उस भयानक घटना को याद करके फिर से उस सदमे से गुजरे और उनके बीच गर्मा गर्म बहस होती है। यह स्पष्ट है कि वे दोनों भावनात्मक रूप से टूट चुके हैं। सोवन के पिता घर जाते हैं। वहां उन्हें सोवन का पसंदीदा खिलौना कोगोंग मिलता है और वो सावधानी से उसे अपने साथ अस्पताल ले जाते हैं, इस उम्मीद में कि ये उनकी बेटी की किसी तरह मदद करेगा। अस्पताल में एक मनोचिकित्सक सोवन का इलाज शुरू करने के लिए पहुंचती है। महिला मनोचिकित्सक सोवन के साथ खेलकर शुरू करती है, उससे विश्वास का बंधन बनाने की कोशिश करती है। वो सोवन को उसका पसंदीदा खिलौना देती है, जिससे लड़की के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती है। धीरे धीरे सोवन का व्यवहार सामान्य होने लगता है। एक बार जब सोवन ज्यादा सहज महसूस करती है तो मनोचिकित्सक धीरे से उससे सवाल पूछना शुरू करती है। पूरा सत्र मौजूद पुलिस अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। मनोचिकित्सक सोवन को एक एक करके विभिन्न लोगों की तस्वीरें दिखाती है। जब सोवन उस आदमी की तस्वीर देखती है जिसने उसे दर्द दिया तो वो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। मनोचिकित्सक समझ जाती है कि यही वो अपराधी होना चाहिए।
पुष्टि करने के लिए सोवन को फिर छोटी तस्वीरों का एक समूह दिखाया जाता है और उस आदमी की पहचान करने के लिए कहा जाता है। बहुत मुश्किल से और कांपते हाथों से सोवन धीरे धीरे अपनी उंगली उठाती है और उस राक्षस की ओर इशारा करती है जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। सोवन की पहचान के साथ पुलिस को आखिरकार जिम्मेदार आदमी को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत मिल जाते हैं। जाने से पहले मनोचिकित्सक सोवन के पिता से बात करती है। वो समझाती है कि सोवन को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से ठीक होने के लिए समय और समर्थन की जरूरत है और उसके परिवार की भागीदारी के बिना उसकी रिकवरी संभव नहीं होगी। उन्हें अपना विजिटिंग कार्ड सौंपते हुए वो आश्वासन देती है कि वे किसी भी समय मदद के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। इस बीच पुलिस बलात्कारी को सफलतापूर्वक पकड़ लेती है और ये खबर तेजी से मीडिया में फैल जाती है। पत्रकार घटना को कवर करने के लिए अस्पताल में उमड़ पड़ते हैं। जब सोवन के पिता को इस बारे में पता चलता है तो वो अपनी बेटी को मीडिया के उन्माद से बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अस्पताल पहुंचते हैं। वो जानते हैं कि प्रेस त्रासदी को सनसनीखेज बनाएगी, जिससे सोवन को और नुकसान हो सकता है। जैसे ही अस्पताल का स्टाफ सोवन को दूसरे कमरे में ले जाने की तैयारी करता है, पत्रकार भी उनका पीछा करते हैं। स्थिति को हाथ से निकलते देख सोवन के पिता उसे अपने कंधों पर उठाते हैं और टॉप फ्लोर के एक एकांत कमरे में ले जाते हैं। इस बीच सोवन डर और चिंता से भर जाती है। वो आंसू भरी आंखों से अपने पिता की ओर देखती है और पूछती है कि क्या उसने कुछ गलत किया है। वो धीरे से उसे दिलासा देते हैं कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो उसे दिलासा देते हैं, सोवन से जुड़ा हुआ वो बैग जो उसके मल को इकट्ठा करता है अचानक फट जाता है और उसकी सामग्री बिस्तर पर फैल जाती है। उसके पिता तुरंत सफाई करने और बैग बदलने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वो इसे ठीक करने के लिए उसके कपड़े खोलते हैं तो सोवन को अचानक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का गंभीर दौरा पड़ता है। हमले की भयानक यादें उसके दिमाग में भर जाती हैं और वो पूरी तरह से बेचैन हो जाती है। पहले तो उसके पिता भ्रमित होते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास होता है वो दुख से कांपते हुए पीछे हट जाते हैं। उनका दिल टूट जाता है, ये जानते हुए कि उस राक्षस द्वारा छोड़े गए निशान उतने गहरे हैं जितना वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। शाम को जब सोवन के पिता फिर से उसके कमरे में जाते हैं तो वो उन्हें देखकर तुरंत खुद को एक कपड़े से ढक लेती है। उसकी प्रतिक्रिया उन्हें रोक देती है, लेकिन वो धीरे से उसे बताते हैं कि उसकी माँ बीमार है और कुछ समय के लिए उससे मिलने नहीं आ पाएगी। वो आगे कहते हैं कि जल्द ही उसका एक छोटा भाई होगा। सोवन चुप रहती है और उनके शब्दों का जवाब नहीं देती। उसके पिता को एहसास होता है कि सुबह की घटना के कारण वह उनसे भी डरने लगी है। इस विचार से उनका दिल टूट जाता है, लेकिन वो अपने दर्द को छिपाने की कोशिश करते हैं। वो धीरे से सोवन से कहते हैं कि उसे उनसे अपना चेहरा छिपाने की जरूरत नहीं है। जवाब का इंतजार किए बिना वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाते हैं। अस्पताल के बिल जमा होने लगते हैं और सोवन के पिता उन्हें चुकाने के लिए संघर्ष करते हुए पाते हैं। मदद के लिए बेताब वो एक करीबी दोस्त को फोन करते हैं जो उनके साथ काम करता है। इस दोस्त ने अतीत में उनका समर्थन किया है और फिर से मदद करने में संकोच नहीं करता। उनका दोस्त उन्हें आश्वासन देता है और कहता है कि वो उनकी नौकरी की चिंता न करें और चीजें बेहतर होने तक वो काम पर सब कुछ संभाल लेगा। कुछ दिनों बाद सोवन पर हमला करने वाले आदमी की अदालत में सुनवाई होती है। पूछताछ किए जाने पर वो आदमी सभी आरोपों से इनकार करता है। वो दावा करता है कि वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है और घटना वाले दिन पूरी रात वहीं काम कर रहा था। वो आगे कहता है कि सुबह घर लौटने के बाद उसने शराब पी और सो गया और जोर देकर कहता है कि उसे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। हालांकि पुलिस उसके खिलाफ मजबूत सबूत पेश करती है। उन्होंने खुलासा किया कि सोवन का खून उसके कपड़ों पर पाया गया था। इसके अलावा अपराध स्थल से मिट्टी के नमूने उसके जूतों की मिट्टी से मेल खाते थे। अपने बचाव में वो आदमी दावा करता है कि उसके जूते चोरी हो गए थे और पुलिस के गिरफ्तार करने से ठीक पहले रहस्यमय तरीके से उसके घर के बाहर फिर से दिखाई दिए। वो पुलिस पर उसे फंसाने का आरोप लगाता है। कोर्ट रूम में मौजूद लोगों में सोवन के पिता का दोस्त भी होता है, जो आदमी के झूठ से नाराज हो जाता है। अपने गुस्से पर काबू न पाते हुए वो अपना जूता निकालता है, उसे आदमी पर फेंकता है और चिल्लाता है, तुम्हें खुद को इंसान कहते हुए शर्म आनी चाहिए। कोर्ट रूम में हंगामा मच जाता है क्योंकि पुलिस बीच बचाव करती है। दूसरी ओर जब सोवन के पिता अस्पताल जाते हैं तो वो कुछ लोगों को कार्टून की पोशाक पहने हुए सोवन का मनोरंजन करते हुए देखते हैं और सोवन इससे बहुत खुश होती है। दरअसल ये उनकी पत्नी, उनकी दोस्त और अस्पताल की एक नर्स होती हैं। ये सब मनोचिकित्सक द्वारा व्यवस्थित किया गया था जो पहले सोवन का बयान लेने आई थी। सोवन की मां ने मनोचिकित्सक को फिर से फोन किया था। सोवन की मां ने वेशभूषा किराए पर ली थी। जब सोवन के पिता उनका किराया चुकाने जाते हैं तो वो पूछते हैं कि एक दिन के लिए एक पोशाक का किराया कितना है। पोशाक मालिक उन्हें बताता है कि एक दिन का किराया $200 है, लेकिन सोवन के पिता के पास इतना पैसा नहीं होता। वो पूछता है कि क्या वो किश्तों में पोशाक का भुगतान कर सकते हैं।
ये सुनकर पोशाक मालिक को एहसास होता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं और उसकी स्थिति के बारे में जानते हुए मदद करने का फैसला करता है। वो उसे कोकोमोंग की एक पोशाक मुफ्त में देता है और कहता है कि काम पूरा होने पर वो इसे वापस कर सकता है। इसके बाद सोवन के पिता कोकोमोंग की पोशाक पहनकर उसके कमरे में प्रवेश करते हैं और सोवन उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो तुरंत कोकोमोंग को गले लगाती है। उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। अगली सुबह महिला मनोचिकित्सक सोवन के साथ समय बिताती है। उनकी बातचीत के दौरान वो धीरे से सोवन को बताती है कि उसकी गर्मी की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं और स्कूल का पहला दिन नजदीक है। वो सोवन से पूछती है कि क्या वो वापस स्कूल जाना चाहती है। सोवन तुरंत मना कर देती है। उसे लगता है कि उसके सभी दोस्तों को पता होगा कि उसके साथ क्या हुआ है और उनका सामना करने का विचार उसे शर्म से भर देता है। जब मनोचिकित्सक पूछती है कि वो अस्पताल में कैसा महसूस कर रही है तो सोवन खुलकर बात करती है। वो उसे बताती है कि उसे दोषी महसूस होता है क्योंकि उसके माता पिता काम पर नहीं जा पा रहे हैं। वो जानती है कि अस्पताल के बिल जमा हो रहे हैं और उसके माता पिता उन्हें चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो नहीं चाहती कि उसके माता पिता उसकी वजह से पीड़ित हों। सोवन मानती है कि वो स्कूल को बहुत याद करती है, लेकिन डरती है कि वो शायद कभी वापस न जा पाए। 2 दिन बाद सोवन को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। उसकी माँ और पिता उसे लेने आते हैं, लेकिन सोवन अभी भी अपने पिता की ओर देखने से बचती है। जैसे ही वे कार से दूर जाते हैं, सोवन के पिता उनके बीच एक पर्दा लगा देते हैं ताकि उसे कम डर लगे। जैसे ही वे उस जगह से गुजरते हैं जहां घटना हुई थी, सोवन की सेहत फिर से बिगड़ने लगती है। उसकी परेशानी को भांपकर सोवन के पिता तुरंत कार की गति बढ़ा देते हैं और उसे आगे ट्रिगर होने से बचाने के लिए तेजी से उस जगह से गुजर जाते हैं। जब वे घर पहुंचते हैं तो सोवन कार से बाहर निकलती है और तुरंत उल्टी करना शुरू कर देती है। लेकिन सोवन और उसकी माँ फिर कुछ ऐसा देखती हैं जो उस पल को खुशनुमा बना देता है। उनकी दुकान की दीवार पर सोवन के दोस्तों द्वारा छोड़े गए बहुत सारे प्यारे उत्साहजनक नोट्स हैं। इन दिल को छू लेने वाले संदेशों को देखकर सोवन का चेहरा खुशी से चमक उठता है। अगली सुबह सोवन का सबसे अच्छा दोस्त यंगसुक सोवन के पिता से मिलने आता है। अपराध बोध से अभिभूत होकर वो रोते हुए कहता है कि अगर वो उस दिन सोवन के साथ स्कूल गया होता तो ये भयानक घटना नहीं होती। वो बेकाबू होकर रोने लगता है। सोवन के पिता धीरे से उसे दिलासा देते हैं, यह आश्वासन देते हुए कि ये उसकी गलती नहीं थी और उसे दोष का बोझ नहीं उठाना चाहिए। सोवन के दोस्त उसे बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं जिससे उसका स्कूल लौटने का आत्मविश्वास बढ़ता है। अगली सुबह वो अपनी चाची के साथ स्कूल जाती है। हालांकि सोवन अपने ओस्टोमी बैग के कारण असहज महसूस करने लगती है। उसे चिंता होती है कि अगर उसके दोस्तों ने इसके बारे में पूछा तो वो क्या कहेगी, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा वो देखती है कि उसके दोस्त उसे अजीब तरह से देख रहे हैं, जिससे वो और भी ज्यादा असहज महसूस करती है। लेकिन जैसे ही वो अभिभूत महसूस करने लगती है, उसके पिता कोगोम की पोशाक पहने हुए दिखाई देते हैं। उनकी उपस्थिति उसके हौसले को बढ़ाती है और उसे वो आत्मविश्वास देती है जिसकी उसे जरूरत है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, सोवन के पिता उसे कम अकेला महसूस कराने के लिए हमेशा कोगोम की पोशाक में उसके पीछे पीछे स्कूल जाते रहते हैं। वो स्कूल प्रिंसिपल से भी बात करते हैं और अनुरोध करते हैं कि सोवन को पुरुष शिक्षकों से थोड़ा दूर रखा जाए ताकि वो सहज महसूस कर सके। सोवन की चिंता को और कम करने के लिए उसके पिता उसे एक कमर का बैग खरीदते हैं और उसे चॉकलेट से भर देते हैं। अगले दिन जब सोवन स्कूल जा रही होती है तो उसके दोस्त पूछते हैं कि उसकी कमर के चारों ओर बैग में क्या है। सोवन आत्मविश्वास से कहती है कि अंदर चॉकलेट हैं। वो कुछ चॉकलेट निकालती है और अपने दोस्तों के साथ साझा करती है। पूरी यात्रा के दौरान सोवन के पिता अभी भी कोगोम की पोशाक में उसका मनोरंजन करते रहते हैं और उसे आश्वासन देते हैं कि उसका दोस्त उसके साथ है। हालांकि सोवन को जल्द ही एहसास हो जाता है कि पोशाक के अंदर उसके पिता हैं। वो बार बार कोगोम से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन पोशाक जवाब नहीं देती। जिज्ञासु सोवन कोगोम को अपनी माँ की दुकान पर ले जाती है और उससे पूछती है कि क्या कोगोम वास्तव में पोशाक के अंदर उसके पिता हैं। सोवन की माँ नकाब हटाती है, जिससे उसके पिता दिखाई देते हैं जो सूट के अंदर की गर्मी से पसीने में भीगे हुए हैं। अपने पिता को इस हालत में देखकर सोवन धीरे से उनके पास जाती है और उनके चेहरे का पसीना पोंछती है। उसी पल सोवन और उसके पिता के बीच की भावनात्मक दूरी आखिरकार खत्म होने लगती है और वे फिर से जुड़ जाते हैं। अगले दृश्य में एक पुलिस अधिकारी सोवन के पिता को मिलने के लिए बुलाता है और उन्हें सूचित करता है कि बलात्कारी के खिलाफ मामला कमजोर हो रहा है। अधिकारी समझाते हैं कि बलात्कारी ने शारीरिक या मानसिक रूप से अस्थिर होने का दावा किया है। उसने इन दावों के आधार पर एक याचिका दायर की है। इसका मतलब है कि अब सोवन को अदालत में गवाही देनी होगी। सोवन के पिता जानते हैं कि ये उनकी बेटी के लिए सही रास्ता नहीं है। कोई अन्य विकल्प न होने पर सोवन के पिता बलात्कारी से मिलने के लिए जेल जाते हैं। वह आदमी सोवन के पिता से कहता है कि वो निर्दोष है और दावा करता है कि केवल एक जानवर ही ऐसा अपराध करेगा।
हालांकि अगली ही सांस में वो एक समझौता प्रस्तावित करता है। वो कहता है कि हालांकि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जेल से रिहा होने के बाद वो सोवन के पिता को जितना चाहे उतना भुगतान करेगा। सोवन के पिता को उसके शब्दों से एहसास होता है कि आदमी को सब कुछ याद है और वो अपनी याददाश्त के बारे में झूठ बोल रहा है। फिर बलात्कारी सोवन के पिता को धमकाना शुरू कर देता है और कहता है कि वो जल्द ही जेल से बाहर आ जाएगा और अपनी हरकतें दोहरा सकता है। बलात्कारी के शब्दों से सोवन के पिता गुस्से से भर जाते हैं और गुस्से में आकर एक कुर्सी से जेल का शीशा तोड़ना शुरू कर देते हैं। अगले दृश्य में हमें अदालत दिखाई जाती है, जहां बलात्कारी को एक बार फिर पेश किया जाता है। इस बार सोवन को भी गवाही देने के लिए बुलाया जाता है। वो बलात्कारी की पहचान करती है और अदालत उसे दोषी घोषित करती है। हालांकि जघन्य अपराध के बावजूद बलात्कारी को केवल 12 साल जेल की सजा सुनाई जाती है। यह फैसला कोर्टरूम में मौजूद सभी लोगों को इन्फ्यूरिएट कर देता है और सोवन के पिता गुस्से में आकर बलात्कारी को जान से मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो बलात्कारी के पास पहुंचना शुरू करते हैं, सोवन आगे बढ़ती है और अपने पिता को पकड़ लेती है। उनसे घर चलने की विनती करती है। पिता भावनाओं से अभिभूत होकर रुक जाते हैं और अपनी बेटी को कसकर गले लगा लेते हैं। कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि सोवन की मां ने एक बच्चे को जन्म दिया है और सोवन का अब एक छोटा भाई है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और सब कुछ सामान्य होने लगता है। हालांकि सतह के नीचे सच्चाई अलग है। सोवन अक्सर क्लास खत्म होने से पहले ही स्कूल छोड़ देती है, क्योंकि वो अभी भी दर्दनाक घटना को भूल नहीं पाई है। इसके बावजूद उसके भाई के आने से उसे नई आशा और जीने का एक कारण मिला है। ये कहानी कुछ व्यक्तियों द्वारा अनुभव किए गए गहरे दर्द को उजागर करती है, एक ऐसा दर्द जो उनके साथ जीवन भर बना रहता है।